द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिण बस्तर में ध्रुव राव ने ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया। ध्रुव राव माड़िया जनजाति के डोरला उपजाति का था। उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन हासिल था। द कोई रिवोल्ट 1859। कोई विद्रोह 1857। यह जनजाति विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा 1857 में साल वृक्षों की कटाई के विरोध में किया गया था। उस समय बस्तर के शासक भैरम देव थे। बस्तर में जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वाले के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए। जनजाति इससे आक्रोशित हो गए और उन्हें कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। परिणामतः ब्रिटिश शासन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्षों की कटाई बंद कर दी। नेक्स्ट आता है डेस्टिन द मुड़िया रिवोल्ट 1876। मुड़िया विद्रोह 1776 में गोपीनाथ कापरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त हुए और उन्होंने जनजाति का बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ किया। उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों के जनजाति एकजुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्तगी की अपील की, किंतु यह मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने 1876 में जगदलपुर का घेराव कर दिया। राजा को किसी तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचाया। उड़ीसा में तैनात ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने में राजा की सहायता की। नेक्स्ट आता है भूमकाल रिवोल्ट 1910। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ। भूमकाल विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था। इसने बस्तर के 84 में से 46 परगने को अपने चपेट में ले लिया। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जनजाति वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों व भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से मुक्त उपयोग तथा अधिकार के लिए संघर्षरत थे। 1908 में जब यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया तो जनजातियों ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने एक ओर तो ठेकेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दे दी और दूसरी ओर जनजातियों द्वारा बनाई जाने वाले शराब के उत्पादन को अवैध घोषित किया। विद्रोहियों ने नवीन शिक्षा पद्धति व स्कूलों को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में देखा। अपनी संस्कृति की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य था। पुलिस के अत्याचार ने भूमकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभाई। उक्त सभी विद्रोहों ने आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में सफल रहे व विद्रोहियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी, पर राजनैतिक चेतना जगाने में यह सफल रहे। नेक्स्ट आता है डेस्टिन इफेक्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा पर प्रभाव। कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आदि विषयों पर अध्ययन किया जाता था। भारतीय शासकों ने पाठशालाओं मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी थी। अंग्रेजों ने यह जमीन उसने छीन ली। उन्होंने नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इनमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक में थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी। एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ में शिक्षा। मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहां सहशिक्षा की व्यवस्था थी, जो 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बन गया। आज हम इसे प्रो जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज द्वारा प्रारंभ हुआ। इसमें देसी राजाओं ने
इसमें देसी राजाओं इसमें देसी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। इसकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली में संचालित होती थी। उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किया गया। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। प्रेस का विकास। भारत में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन एवं वार्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर और इंदु प्रकाश थे। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना भी जागृत हुई। दिस इज राजकुमार कॉलेज स्टूडेंट। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास। पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ। सन 1989 से 90 ईसा में राजनांदगांव रियासत अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था, जिसका नाम प्रजा हितैषी था। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई। So dear student, your chapter is done. So all of you understood the chapter carefully, and I will send you next class answer and question. Okay.